जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड जीके का प्रैक्टिस कराने वाली हूँ और ये जो नया सेशन शुरू हुआ है ये आप लोगों के लिए है जिनको जीएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा देनी है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट लग रहा है। हम लोगों के यहाँ जो टेस्ट हुआ है तो इस टेस्ट का 20 नंबर जो टेस्ट है इसका ये सेट है। वो पेज ले आ दीजिएगा यहाँ पे जिससे आप देखते हैं। तो ये उसका ये सेट है 20 नंबर सेट का, ये आज का कंटेंट है। तो इसको आप चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का प्रश्न, और आप सभी तब आंसर कीजिए, लैपटॉप लगा दीजिए क्लास के साथ, सब कुछ तैयारी पहले कर लेना चाहिए था। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की, आप सभी आंसर कीजिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए क्विज का सेशन है दोस्तों, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं दूंगी, लेकिन आपको इसके आंसर करने हैं। इसका आंसर क्या होगा? जे.एन. टाटा, क्या हो जाएगा? दोराबजी टाटा, जे.आर.डी. टाटा या होमी जहांगीर भाभा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आवाज आने में? तो क्या हो जाएगा इसका? होमी जहांगीर भाभा। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग देखिए। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से होगी। मतलब माफ कीजिएगा, दोराबजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में यह स्थापित हुआ था और यह मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्लास से, तो बोलिएगा धीरे धीरे बात करने के लिए। वर्ष 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? दोस्तों आप सभी को पता है कि झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। कौन सा? तो ये 53वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्लियर है? अब ये अधिवेशन हुआ कब था? तो ये वर्ष था 1940 ईस्वी। जगह कौन सा था? तो ये जगह था रामगढ़। और जिस जगह पर ये आयोजन किया जा रहा था उस स्थल का क्या नाम था? तो उस स्थल का नाम था दोस्तों मजहर नगर। क्या नाम था? मजहर नगर। और जो द्वार बनाया गया था, जिस गेट से प्रवेश करना था, मेन गेट जो था, इसका नाम था क्या? बिरसा द्वार। और इस समय में महात्मा गांधी का भी आगमन हुआ था झारखंड में, महात्मा गांधी भी आए थे। तो 1940 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में जो रामगढ़ में हुआ था, तो महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, राम नारायण सिंह। बिल्कुल आप लोग जिन्होंने आंसर सी किया है एकदम बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों का बहुत परफेक्ट रिवीजन होने वाला है। देखिए दोस्तों आपको ये भी आंसर करना है कि ये जो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? आपको ये बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे, और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे, स्वागताध्यक्ष कौन थे, ये भी आंसर करना है। ये दोनों के आप आंसर कर दीजिए। चलिए एकदम सही आप लोग जा रहे हो, राम नारायण सिंह हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेकिन आपसे जो मैंने प्रश्न किया उसका भी आंसर मैं कर दूं कि रामगढ़ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आप सभी आंसर करो दोस्तों, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, बिल्कुल एकदम सही आंसर आप लोग कर रहे हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद एकदम सही है। और एक और आपसे प्रश्न मैंने पूछा है कि स्वागताध्यक्ष कौन थे? स्वागत धुरीना ऐप पर ऑफर आएगा जी, ऑफर आएगा, एकदम ऑफर आएगा। वैसे मेरे मित्र जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो बस 2 दिन के अंदर ये ऑफर आने वाला है। देखिए रामगढ़ अधिवेशन, अब ये इस समय स्वागताध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्वागताध्यक्ष थे। तो ये सब आपको याद रखना है झारखंड से रिलेटेड। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो ये खनिज से है।
आप लोगों के सिलेबस में दिया होगा कि खनिज से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अरे झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? कौन सा ऐसा जिला है जहां पर आपको क्रोमाइट और मैग्नीज मिलेगा? तो प्रश्न के आंसर करने के पहले एक बार और एक आंसर कर दीजिए कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज की प्रचुरता है? मतलब धात्विक खनिज जहां पर आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, और उसी में ये क्रोमाइट और मैग्नीज भी आता है। आपका यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते हुए चलूंगी दोस्तों। आंसर क्या, आपको इसका आंसर क्या किया है आपने? तो आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी किया है, बिल्कुल सही है लक्ष्मण कुमार वर्मा जी, एकदम सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। जिन्होंने आंसर पश्चिमी सिंहभूम किया है बिल्कुल एकदम परफेक्ट आपके आंसर हैं। आपका यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही। और धारवाड़ क्रम की चट्टाने, जी बिल्कुल संदीप कुमार जी, धारवाड़ क्रम की चट्टाने। अब झारखंड में किस एरिया में धारवाड़ क्रम की चट्टाने आपको मिलेंगी, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर है पश्चिमी सिंहभूम, तो इन जगहों पर आपको, इन जगहों पर थोड़ा बहुत सरायकेला खरसावां, फिर पूर्वी सिंहभूम, इन सभी जगहों पर आपको धात्विक खनिज यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़, क्या है जगह का नाम? धारवाड़। अब वहां पर ही सबसे पहले इस तरह की चट्टानें मिली, तो उस जगह का नाम रख दिया गया धारवाड़। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में सबसे पहले खोज की गई उस सभ्यता की, तो उस नाम पे, उसके नाम पे पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। वैसे ही यहाँ पर धारवाड़ चट्टानें पड़ गई। और झारखंड में इसके हैं ये तरीके की चट्टानें, तो यहाँ से लोहा अयस्क, लोहा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। कौन सा खनिज? लोहा, लोहा मिलेगा, ठीक है, लोहा अयस्क मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर टीन भी मिलेगा दोस्तों, टीन मिलेगा, क्रोमाइट मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, इस तरीके धातु, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा। धातु यहाँ पर आपको विशेष करके बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा क्लासेस में आपको पर डे आपको मिलेंगे। और ये जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेशन है 40 प्रश्न का, 40 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों से पूछूंगी। तो ये आप लोगों को पढ़े। देखिए क्रोमाइट का मुख्य संकेंद्रण झारखंड में कहाँ है? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में है, सिंहभूम के जोजो हाथों एक जगह है यहाँ पर। और सरायकेला में भी आपको क्रोमाइट मिलेगा, सरायकेला में और सिंहभूम के जोजो हाथों में। झारखंड में मैग्नीज का भंडार बहुत कम है, लेकिन आपको सिंहभूम में मिलेगा। जगह कौन कौन सा है? कालेंदा में, फिर पहाड़पुर और बंसडेरा, यहाँ पर मैग्नीज का खान है। आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि कालेंदा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपसे बंसडेरा के बारे में पूछा जाएगा कि ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पहाड़पुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से, जोजो हाथू का संबंध किस खनिज से है? तो जोजो हाथू क्रोमाइट के लिए है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 40 प्रश्न करना है, तो जल्दी जल्दी आप लोगों को भी आंसर करने होंगे इसके। तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो, इसको क्या कहते हैं? BIADA। इसका क्षेत्र कौन सा है? आपसे क्षेत्र पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र में आता है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी? किस क्षेत्र में आता है? उत्तरी छोटा नागपुर, जी बिल्कुल सही आंसर है, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में ये मतलब BIADA का ये क्षेत्र है, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी। चलिए अगला प्रश्न है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? आपको इसका एरिया बताना है कि दालमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या है इसका एरिया? तो इसका एरिया है दोस्तों 195 किलोमीटर स्क्वायर, 195 किलोमीटर। अब देखिए दालमा वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों, ये अभयारण्य किस पशु के लिए है? तो ये यहाँ पर कौन से पशु आपको मिल जाएंगे? तो ये है, यहाँ पर हाथी परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों, और ये हाथी परियोजना के लिए ये विख्यात है दालमा वन्य जीव अभयारण्य। आपको ये आंसर करना है कि किस वर्ष से यहाँ पर हाथी परियोजना जो है वो चलाई जा रही है।
और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। चलिए जी, एलिफेंट के लिए है। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा कितने क्षेत्रों को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं ये बताना है। झारखंड सरकार ने झारखंड को कितने औद्योगिक क्षेत्र में विभाजित किया है? कितना औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर? 1992 होगा, बिल्कुल सही है। 1992 से यहाँ पर हाथी परियोजना जो है ये चलाई जा रही है। हाथी के लिए है दालमा वन्य जीव। जी आपके आंसर ये सही है। क्या हो जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा 4, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब ये कौन कौन सा है? बिल्कुल सही है, आप लोग जितने भी आंसर कर रहे हो 4 बिल्कुल सही आप लोगों के आंसर हैं। चलिए अब 4 में कौन कौन सा है इसको देखते हैं। अभ्रक औद्योगिक क्षेत्र, देखिए आपको ये बताना है अभी क्लास में कि कौन कौन सा एरिया है जहां पर अभ्रक अधिक मिलता है। अभ्रक सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? किस एरिया में अभ्रक पाया जाएगा? तो ये है कोडरमा। कहां पर? कोडरमा में। फिर गिरिडीह में, गिरिडीह में भी अभ्रक पाया जाता है और हजारीबाग में भी अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर? तो दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा है रांची औद्योगिक क्षेत्र और चौथा है जमशेदपुर। थोड़ा मैप में भी आप लोग याद हो जाएगा दोस्तों, इससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बताया? तो इस वाले एरिया में एक औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा कि दामोदर घाटी ये वाले एरिया में। फिर ये वाला रांची का एरिया है यहाँ पर, और ये जमशेदपुर का एरिया है। 1 2 3 और ये 4 औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है और झारखंड में चतरा जो है इसको छोटा नागपुर का, यहाँ पर आपको चतरा मिलेगा, तो इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और आपको ये भी आंसर करना है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। और यही चतरा में हिंसा की बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। इनमें से कौन सा प्रतिबंधित नक्सली संगठन के द्वारा ये हिंसा होती है? एमसीसी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। एमसीसी के द्वारा यहाँ पर अधिक हिंसा होती है। किसके द्वारा? एमसीसी के द्वारा। तो ये प्रतिबंधित नक्सली संगठन है और चतरा में इनका बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो इसके बारे में आपको जानना था। और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को कहा जाता है। जी बिल्कुल, सूरज कुमार जी, संजुक्ता सेन जी, सचिन वर्मा जी, नीरज भगत जी एकदम सही आंसर है आप लोगों के। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी चतरा है, ये भी आपके आंसर एकदम सही है। और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है। यहाँ के एक अभ्यारण्य का नाम और एक गर्म जलप्रपात और एक जलप्रपात, इस 3 का नाम आप बताइए जो चतरा में है। क्योंकि आपका ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और आपके को इसके आंसर करने हैं। एक आपको जलप्रपात बताना है और आपको एक गर्म जल कुंड बताना है और दूसरा आपको अभ्यारण्य बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। अच्छा, नीलम कुमारी प्रजापति जी आप चतरा से हैं। तमासीन जलप्रपात आप बता रहे हैं। डुमेर सुमेर जलप्रपात यहाँ पर है। गरम जल कुंड कौन सा है? लवालोंग अभ्यारण्य यहाँ पर आपको मिलेगा। लवालोंग अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये इसी चतरा में है दोस्तों, लवालोंग अभ्यारण्य। जी सुमेर डुमेर जलप्रपात। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। गुमला जिला में कितना उप विभाजन होता है? उप विभाजन का मतलब क्या होता है? अनुमंडल। कितने अनुमंडल है? उप विभाजन भी दे सकता है, अनुमंडल भी दे सकता है। तो आपको गुमला में कितने अनुमंडल है ये बताना है। तो गुमला में कितने अनुमंडल है दोस्तों? तो यहाँ पर 3 अनुमंडल है। और आपको ये भी आंसर करना है कि झारखंड में सबसे ज्यादा किस जिला में अनुमंडल है। अनुमंडल सबसे ज्यादा झारखंड में किस जिला में है, आपको ये आंसर करना है। गुमला में कितने अनुमंडल है? 3। और सबसे ज्यादा अनुमंडल 4 कहां पर है? तो
तो ये 4 अनुमंडल आपको गिरिडीह में मिलेगा। ये वही गिरिडीह है दोस्तों जहां पर पार्श्वनाथ का पहाड़ है, जैन धर्म का तीर्थ स्थल है ये। जी बिल्कुल, डेली होगी क्लास आपकी, और 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि तबियत धीरे धीरे मैं आधे घंटे फिर थोड़ा सा और मैंने ड्यूरेशन बढ़ाया, तब जाकर के अभी मैं इतना मतलब थोड़ा सा फिट हूँ कि हाँ आप लोगों के लिए एक क्लास लंबा सा ले सकती हूँ। ठीक है, चलिए। छोटा नाग, ये इसका गुमला जिला में। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखें कि यहाँ पे कौन कौन से अनुमंडल है। और यहाँ पर 12 प्रखंड है दोस्तों। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 12। अनुमंडल की संख्या है 3। अब ये कौन कौन से अनुमंडल है? एक तो है गुमला, दूसरा है चैनपुर और तीसरा है बसिया। ये 3 अनुमंडल है। कौन कौन से? तो गुमला है, चैनपुर है और बसिया है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर 3 है। 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब ये कौन 3 विधानसभा क्षेत्र है? गुमला है, सिसई है और ये विशुनपुर है। ये तीसरा विशुनपुर। गुमला, सिसई और विशुनपुर। एक चीज और आपको बताना है कि अंजन ग्राम मंदिर कहाँ पर है। आपको ये भी बताना है टांगी नाथ का मंदिर कहाँ पर है। आपको ये भी बताना है कि नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर है। ये भी बताना है कि शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। दोस्तों ये सभी जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा एक गुमला। टांगीनाथ का मंदिर गुमला में, अंजन ग्राम का मंदिर गुमला में ही है, और जी नवरत्नगढ़ का किला जो है गुमला में है। बहुत ही इसका ऐतिहासिक महत्व है इस गुमला का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दोईसा को राजधानी बनाया गया था। और ये दोईसा को राजधानी किसने बनाया था? कौन से नागवंशी राजा ने दोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये नागवंशी राजा है दोस्तों दुर्जन शाल। कौन है? दुर्जन शाह। ठीक है, साल या बोलिए या शाह बोलिए। शाह की उपाधि इनको मिली थी किससे? मुगलों से। मुगलों ने इनको शाह की उपाधि दी थी, क्योंकि मुगलों के ये कैद में रहे थे, और मुगलों के कैद से रिहा होने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी को सेफ होने की दृष्टि से, मतलब सुरक्षित होने की दृष्टि से इन्होंने दोईसा को बनाया। और ये दोईसा भी गुमला में ही है, और इन्होंने ही नवरत्नगढ़ का किला बनाया। और ये नवरत्नगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये यहीं पर है दोस्तों। कहाँ पर? तो गुमला में ही है। अंजन ग्राम का मंदिर ये पूछा है कई बार एग्जाम में। और टांगीनाथ का जो मंदिर है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? आपको ये भी आंसर करना है। कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिससे संबंधित है टांगीनाथ का मंदिर? तो ये कौन सा संप्रदाय है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा है, तो ये है पशुपत संप्रदाय। ये प्रश्न पूछा हुआ है आप लोगों का, पशुपत संप्रदाय। चलिए, क्या नाम लिखा है? पीएम ऑफ इंडिया किस साल में मुंडा दुर्गा प्रकाशित हुआ? चलिए इसको स्किप करते हैं। यहाँ प्रश्न है कि 1991 ईस्वी में, किस वर्ष में? 1991 में, 1991 में। कब? 1991 में। बोकारो जिला की स्थापना के लिए गिरिडीह जिला के कितने ब्लॉक लिए गए थे? बोकारो जिला की स्थापना की गई थी 1991 ईस्वी में। गिरिडीह से ब्लॉक लिए गए थे। कितने ब्लॉक लिए गए थे वो आपको बताना है। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 8 ब्लॉक। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कितने ब्लॉक लिए गए थे दोस्तों? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6 ब्लॉक। यहाँ से 6 ब्लॉक लिए गए थे। 6 ब्लॉक लिए गए थे, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखें, कौन कौन से थे, क्या थे। देखिए यहाँ से 8 प्रखंडों को मिलाकर के बोकारो जिले का गठन हुआ। 1991 ईस्वी में जब बोकारो बना तो उसमें 8 प्रखंड को मिलाकर के बना था, 8 प्रखंड को। और धनबाद जिले के 2 प्रखंड को लिया गया था। कौन कौन सा था? चास और चंदन कियारी, ये दोनों धनबाद से लिए गए थे। और गिरिडीह से 6 प्रखंड लिया गया था। अब वो कौन कौन से 6 थे? तो गोमिया था, पेटरवार था, कसमार था, बेरमो, नवाडी और जरीडी। कौन सा? जरीडी। तो ये 6 थे जो कहाँ से लिए गए थे? गिरिडीह से लिए गए थे। और 2 लिए गए थे धनबाद से। धनबाद से कौन कौन लिया गया था? चास और चंदन कियारी। तब 1991 ईस्वी में कौन सा जिला बना?
तो ये बना था बोकारो जिला। बोकारो जिला का कुछ विशेषता बताइए आप लोग, क्या विशेषता है? क्या यहाँ पर कोई स्टेडियम है? अगर स्टेडियम है बोकारो में और आप बोकारो से क्लास देख रहे हो तो स्टेडियम का नाम आप बता दीजिए कि यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है। तो हम बोकारो जाएंगे तो यहाँ कौन सा स्टेडियम मिलेगा, ये बताइए। जोहार आप सभी को। नीलम कुमारी जी, चतरा में कहाँ घर है? अच्छा, आप लोग ये भी पूछ रहे थे, नीलम जी बोले कि हम चतरा से हैं, तो आप उनका एरिया भी पूछ रहे हो। इस तरीके का कॉन्फिडेंशियल बात आप लोग शेयर मत कीजिएगा यहाँ पर, घर, फोन नंबर, ये वो, नहीं तो आप ही लोग परेशान हो जाइएगा। चलिए, आपको तो मैं कितना बार बोल रही हूँ, आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, यहाँ जेपीएससी के बैच बन गए हैं। 3 बजे से डेमो क्लासेज स्टार्ट है, डेमो क्लासेस लेने के लिए आइए। पीजीटी, टीजीटी के क्लास, जेटेड के भी क्लास यहाँ हो रहे हैं। आपके जो भी मित्र ये सब क्लासेस कर रहे होंगे इनके, तो फिर आप लोग आइए यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। चलिए, झारखंड एसआई का क्लास हो रहा है, हाँ आइए क्लास लेने आइए। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, लेकिन आंसर के जो बहुत करीब हो, ठीक है। ये जो ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है पार्श्वनाथ की, तो आंसर के जो बहुत करीब हो आप उसके बारे में बताइए, क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, 4431 फीट। अब आपको ये बताना है कि ये पार्श्वनाथ का पहाड़ जो है ये है कहाँ पर, और समुद्र तल से ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसके लिए भूगोल विषय को बहुत परफेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर जो झारखंड के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे कि पाट क्षेत्र है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। रांची के पठार के बारे में, हजारीबाग के पठार के बारे में, फिर निचला पठार या बाह्य पठार, ऊपरी पठार या बाह्य पठार, इन सब के बारे में आप अच्छे से क्लियर हो लीजिए। तो उसके बाद आप इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आप आंसर कर सके इसके। देखिए दोस्तों, जो गिरिडीह है, ये गिरिडीह जो है यहीं पर आपको पार्श्वनाथ का पहाड़ मिलेगा। बिल्कुल सही, आप लोग जितना भी मेरे मित्र आंसर कर रहे हैं। और ये पार्श्वनाथ पहाड़ जो है ये जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल का काम करता है, जैन धर्म के लिए। अगर यहाँ तो फीट में आपसे ऊंचाई पूछी गई है, मीटर में अगर पूछा जाए तो 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये प्रश्न जो है ये जेपीएससी में आप लोगों से पूछा भी जा चुका है, और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, चलिए, मैथ का अगर फाउंडेशन बैच चल रहा है, सुबह 7 बजे आप लोग आ जाइएगा मैथ से क्लास करने के लिए। फाउंडेशन बैच है, झारखंड जीके का क्लासेज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। तो इस क्रैश कोर्स के लिए आप सुबह 9 बजे आ सकते हैं, झारखंड जीके क्रैश कोर्स के लिए, जो जीएसएससी के लिए शुरू किया गया है। यदि आपने झारखंड जीके नहीं पढ़ा है, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और आपका क्रैश कोर्स करा करके आपके खत्म कर दिए जाएंगे सारे क्लासेस। चलिए, आप गिरिडीह से हो, अच्छी बात है। छोटानागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है, याद रखिएगा ये सभी डेटा। देखिए, पाट क्षेत्र जो है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितना है? 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। पाट क्षेत्र का जो झारखंड का सबसे ऊंचा वाला भाग होता है वो रांची पठार, हजारीबाग पठार, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अगर आप बाह्य पठार की बात करें जो कि रांची पठार के दक्षिण में और छोटानागपुर ये हजारीबाग पठार के उत्तर में जो स्थित है, इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये याद रखिएगा इन सभी। और इन सभी एरिया में कौन कौन से जिले पड़ते हैं आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन सा जिला पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। ये तो आप लोग का हो गया। अब चलिए, किस वर्ष गढ़वा जिला का गठन किया गया? गढ़वा जिला कब बना था आपको ये आंसर करना है। किस वर्ष गढ़वा जिला बना है दोस्तों? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1991 को। कब? चलिए, अब ये देखिए, मैं यहाँ पर झारखंड का ये मैप बना देती हूँ, ठीक है। गढ़वा आपको कहाँ मिलेगा? गढ़वा कहाँ है? तो गढ़वा यहाँ पर है। ये कौन सा जगह है? तो ये है गढ़वा।
जिसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1991 को। और गढ़वा जिला की विशेषता क्या है दोस्तों? झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब 3 राज्य कौन से हैं? तो ये छत्तीसगढ़, ये और कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, और कौन सा है? तो ये है बिहार। तो गढ़वा यहाँ पर है। रोहतास, रोहतास ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में। और रोहतास जो है यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो गढ़वा जिला के पास किस तरीके की चट्टानें आपको मिलेंगी? तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। एक और विशेषता थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, विंध्यन क्रम की बात चली है तो थोड़ा सा हम लोग जाने कि झारखंड में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो ये गिरिडीह में यहाँ पर पार्श्वनाथ का पहाड़ है, सबसे ऊंचा पार्श्वनाथ का पहाड़। और ये पार्श्वनाथ का जो पहाड़ है ये विंध्यन क्रम का ही आगे का निकला हुआ भाग है। तो ये विंध्यन क्रम का किस तरह के चट्टान से ये बना हुआ है, तो आगे मैंने प्रश्न में इसमें डाला है, तो आपका प्रैक्टिस वहां से हो जाएगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये सोन नदी भी इधर से प्रवाहित होती है। सोन नदी कौन सी? तो सोन नदी यहाँ से प्रवाहित होगी। स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को। और गढ़वा की बात चल रही है तो यहाँ पर मिलने वाले जल प्रपात का नाम बता दीजिए कि गढ़वा में कौन कौन से जल प्रपात हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पलामू से कट करके ये गढ़वा जिला बना था। पलामू से अलग हो करके यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 8 प्रखंड है। 8 प्रखंड है। और किससे अलग होकर के बना था? तो पलामू से अलग होकर के। याद हो गया आप लोगों को? देखिए कुछ चीजें मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि आप लोग को याद हो जाए यहीं पर इसी क्लास में। चलिए अब निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता SCA इसकी स्थापना का उद्देश्य है? केंद्रीय सहायता SCA की स्थापना क्यों की गई है? तो ये इसका सभी रीजन था। क्या क्या रीजन था जनजातियों के लिए किया गया इसकी स्थापना? तो राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करना, कि जो जनजाति है उनका राजनीति की तरफ रुझान बढ़े, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और धार्मिक शिक्षा में सुधार करना। इसके लिए SCA का गठन किया गया है जनजातियों के लिए विशेष रूप से। चलिए इनकी सहायता के लिए झारखंड के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? सबसे कम आदिवासियों की जनसंख्या झारखंड के किस जिले में है? आपको ये आंसर करना। कौन सा जिला होगा? पाकुड़, कोडरमा, साहेबगंज, लातेहार। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर करो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कोडरमा। सबसे कम जनजाति यानी कि एसटी सबसे कम कहाँ है? तो कोडरमा में। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए प्रतिशत की दृष्टि से एसटी और एससी समुदाय की जनसंख्या जिलों में इस प्रकार है। अब सबसे अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, सबसे अधिक एससी का प्रतिशत यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सबसे अधिक प्रतिशत में कहां पर है? प्रतिशत यहाँ पे मैं मैप में आपको बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा और ये चीजें आप लोगों को याद होंगे। तो कहा जा रहा है चतरा, यहाँ पर चतरा है, यहाँ गढ़वा है, यहाँ पलामू, बात हो रही है इसकी चतरा की, ठीक है। चतरा में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है SC, सबसे अधिक कितना? तो यहाँ की जनसंख्या का 32.65% अनुसूचित जाति है। क्लियर है? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति क्या है? ST। कहां पर है? खूंटी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये खूंटी होगा। तो खूंटी कहां पर है दोस्तों? यहाँ पर रांची के दक्षिण में खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम के उत्तर में, तो ये खूंटी है। और खूंटी की कुछ विशेषताएं हैं, कौन कौन सी? चलिए ST प्रतिशत जो है कहां पर है? खूंटी में 73.25% यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है खूंटी में। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? खूंटी में। न्यूनतम, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत में कहां पर है? तो पाकुड़ में है दोस्तों। पाकुड़ आपको कहाँ मिलेगा?
तो पाकुड़ आपको इधर मिलेगा संथाल परगना। साहेबगंज के ठीक दक्षिण में आपको कौन सा जिला मिलेगा, तो यह है पाकुड़। सबसे कम साक्षरता यहीं पर है, चाहे पुरुषों के मामले में हो चाहे महिलाओं के मामले में हो। पाकुड़ में, अब पूरा मामला में भी देख लीजिए तो पाकुड़ में सबसे कम साक्षरता दर है। न्यूनतम एससी का प्रतिशत, सबसे कम अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र यही पाकुड़ है, 3.16% अनुसूचित जाति है। और न्यूनतम एसटी का प्रतिशत कहाँ है, जो कि आपसे प्रश्न में भी पूछा गया था कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो ये आपको कोडरमा में मिलेगा। और कोडरमा आपको यहाँ मिलेगा, ये बिहार के साथ अपनी सीमा लगाता है। यहीं पर तिलैया बांध है दोस्तों, और तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है, आपको ये आंसर करना है। तिलैया बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, इसका आंसर करना है आपको, ये बताइएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में, आपको जो जनजाति के बारे में यहाँ बताना है कि झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में दूसरा कोई, मतलब यहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है जंतर, और बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इस जनजाति के बारे में एक जगह पे ये कंटेंट दिया हुआ था दोस्तों, इसीलिए मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन एक जगह ये प्रश्न थे तो मैंने इसको शामिल कर लिया था कि किसी तरह से छूटे नहीं आप लोगों के। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए उरांव। ठीक है जी, बिल्कुल। तिलैया बांध किस नदी पर है, तो तिलैया बांध है बराकर नदी पर। तिलैया किस नदी पर, बराकर। आपको ये भी आंसर करना है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये आंसर करनी है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड में कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि यानी कि झूम की खेती, झूम खेती ये कौन करता है, झारखंड में कौन सी जनजाति है झूम खेती करती है, इसमें से आपको बताना है ऑप्शन में से। मुंडा, लोहरा, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सौरिया पहाड़िया। तो झूम की खेती कौन करती है इसमें, जिसको स्थानांतरित खेती कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल। आप लोग जो 1960 आंसर कर रहे हो बिल्कुल सही है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 इसमें, 1960। और ये बताइएगा कि एक आंदोलन है धनकटिया आंदोलन, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, धनकटिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था। झारखंड में कौन सी जनजाति स्थानांतरित, सौरिया पहाड़िया। आखिर ये स्थानांतरित खेती, झूम की खेती होती क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि पेड़, जंगल जो होते हैं, इनको जंगल को काट के साफ किया जाता है, ठीक है, और इस जगह को जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो राख बचते हैं, इसी पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। और तब तक खेती की जाती है जब तक ये अनुपजाऊ ना हो जाए, और जब ये अनुपजाऊ हो जाता है तो ये दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर जंगल को कट करते हैं, और फिर वहां उतनी ही दिनों तक खेती करते हैं जब तक वो जगह अनुपजाऊ ना हो जाए। तो इस तरीके से जो खेती होती है उसको कौन सी खेती कहते हैं, इसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित खेती। धनकटिया आंदोलन के नेतृत्व कौन कर रहे थे, शिबू सोरेन। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के, शिबू सोरेन एकदम सही आंसर है। चलिए झूम की खेती करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग लीजिए, दलमी। दलमी, दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर पुराने मतलब पुराने जमाने के अवशेष मिले हैं, जिससे हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक जगह है वो है दलमी। कौन सा, दलमी। आपको ये बताना है कि ये दलमी जो है वो किस नदी के तट पर ये दलमी स्थित है। धनकटिया एक आंदोलन था दोस्तों, इस आंदोलन के बारे में अभी मैं बताऊंगी आपको, पहले इसका आंसर कर दीजिए। ये दामोदर नदी के तट पर है, ठीक है, दामोदर नदी। इसमें क्या था कि जो जमींदार, साहूकार या फिर गैर जनजातीय लोग जो हैं, और वो जनजातियों के खास करके संथालों के जमीन को जो हड़प लेते थे और उन लोगों को उस जमीन पे अधिकार नहीं देते थे, तो ऐसे में क्या था कि लोगों ने, संथालों ने आंदोलन चलाया
कि अगर वो ऐसी जमीन जो मेरी जमीन थी और उन्होंने हड़प ली, छीन ली या धोखे से ले ली और उस जमीन पर वो खेती कर रहे हैं, तो उस पे जो धान बोया गया है तो उस धान पे मेरा अधिकार, इस धान को काट लेंगे हम लोग। तो वो लोग काटने के लिए निकलते थे पूरे हथियारों से लैस होकर के, और वो धान को काट लेते थे। तो ये धनकटिया आंदोलन था दोस्तों, इसमें कई लोगों की जानें भी गई थी और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे शिबू सोरेन। चलिए, झारखंड में कई क्षेत्र में यह दामोदर नदी के तट पर दलमी है। अब थोड़ा सा दलमी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जाने, आखिर ये दलमी क्यों फेमस है, आखिर ये है क्या चीज, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है जी, झारखंड एसआई का बैच चालू हो गया है, आप लोग आके क्लास देख कर लीजिए। झारखंड के कई क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अवशेष पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर आपको बौद्ध धर्म का अवशेष मिलेगा। इसी में एक जगह है दालमी का, और दलमी और बुद्धपुर, ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ये आपको धनबाद में मिलेगा। दलमी, दालमी और बुद्धपुर, ये यहाँ पर बौद्ध धर्म के स्थल नहीं है, बौद्ध धर्म के स्मारक यहाँ बने हुए हैं। और ये जो दालमी है ये बराकर नदी के, माफ कीजिएगा, दामोदर नदी के उत्तरी तट पर, जैसे कि दामोदर नदी है इसके उत्तरी तट पर ये जगह स्थित है। दियापुर दालमी के नाम से इसको जाना जाता है। टी ब्लॉक्स के अनुसार ये स्थान 5 से 7 किलोमीटर के क्षेत्र में बौद्ध के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। सुल्तान शुजा की राजधानी इसमें से कौन थी, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुल्तान शुजा की राजधानी थी। पलामू, रांची, राजमहल या डाल्टनगंज। सुल्तान शुजा की राजधानी कौन सी थी, ये आपको आंसर करने हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। राजमहल, थोड़ा सा इस राजमहल के बारे में आप लोग डिटेल में जानिए। देखिए, ये राजमहल का जो क्षेत्र है ये काफी विस्तृत है। किधर, तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में, इधर ये वाले एरिया में संथाल परगना का ये क्षेत्र है। यहाँ पर राजमहल जो क्षेत्र है यहाँ पर फैलाव है इसका। अब इस राजमहल के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी, राजमहल के आसपास कौन सी मिट्टी मिलती है, तो काली मिट्टी मिलती है, जो झारखंड में काली मिट्टी का एकमात्र स्थल है जो आपको राजमहल के पास मिलेगी। लेटेराइट मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा, तो इधर भी मिलेगी लेटेराइट मिट्टी, थोड़ा बहुत आपको पाट में भी मिलेगा और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम में भी मिलेगा, लेकिन काली मिट्टी सिर्फ आपको राजमहल के क्षेत्र में मिलेगी। और इस राजमहल पठार का निर्माण किस तरीके से हुआ है, तो लावा का उद्गार, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो लावा का उद्गार हुआ तो इसके ठंडा होने के बाद इस तरीके का पठार बना। और यहाँ किस तरीके की चट्टानें मिलेंगी आपको, तो यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो सुल्तान शुजा की राजधानी थी राजमहल, इन्होंने राजधानी बनाया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में देखिए, शाहजहां के दूसरा बेटा था जिनका नाम था मोहम्मद शुजा। क्या नाम था, मोहम्मद शुजा। वर्ष था 1639 से 1660 में। इस समय में बंगाल के लिए यह सभा शांति का काल था, बहुत अच्छा समय भी गुजर रहा था। राजमहल को प्रशासन का मुख्यालय बना दिया गया था। इसी समय में राजधानी किसको बनाया गया था बंगाल का, वो था राजमहल। एक भव्य महल का भी निर्माण कराया गया था और नगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत रुपए भी शुजा के काल में, मोहम्मद शुजा के काल में, सुल्तान शुजा भी आप कह सकते हो, इनके समय में हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये शुजा की थोड़ी बहुत जानकारी थी, इतिहास से रिलेटेड जानकारी मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, बर्फ आयु की। बर्फ आयु मतलब का क्या मतलब हुआ, हिमयुग। हिमयुग के बारे में आपने भूगोल विषय में पढ़ रखा होगा। तो ये जो हिमयुग था, इस समय की गहरी भूमिगत गुफा आपको कहाँ मिलेगी, हिमयुग काल की गहरी भूमिगत गुफा आपको इसको गांव में मिलेगा। इसको गांव कहाँ पर है, इसको गांव के का बहुत ऐतिहासिक ये स्थल है। यहाँ से आपको आदि मानव के चित्र भी मिलेंगे, नक्षत्र बहुत सारे ये आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र मिलेंगे। शैल चित्र दीर्घा जिसको बोलते हैं, ये मिलेगा इसको गांव से। और ये इसको गांव कहाँ है, तो आइस एज, जी बिल्कुल।
इसको गांव कहाँ है? तो ये है हजारीबाग में। ऐतिहासिक इसका बहुत ज्यादा इसका महत्व है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साल के बीज क्यों इंपॉर्टेंट है? जो साल वृक्ष है, साल, और ये जो साल वृक्ष है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल। ये है साल। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण? देखिए इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि साल वृक्ष की जो पूजा होती है, साल वृक्ष की और इसके फूल की, तो ये जो सरई का फूल जिसको कहा जाता है, तो ये कौन सी पूजा होती है दोस्तों? साल वृक्ष की पूजा कौन सी पूजा होती है? इसका आंसर है ए और बी। औषधीय तेल, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है इसके तेल को, साल के, और फिर खाने के लिए तेल, खाने के उपयोग में मिलाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। तो सरई का फूल का पूजा, सरई मतलब होता है साल, सरई का फूल, सखुआ भी इसको बोलते हैं इसी पौधे को, और इसकी लकड़ी से, लकड़ी का इस्तेमाल ना बहुत ज्यादा होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है इसकी। रेलवे में स्लीपर वगैरह बनाने के काम में ये आता है, इसकी लकड़ी, साल की, सखुआ की लकड़ी। सरहुल जी, बिल्कुल, एक सरहुल त्योहार होता है, उसमें ये जो है साल वृक्ष और का बहुत ज्यादा महत्व है जी, सरहुल में। सखुआ गांव की तरफ बोलते हैं। उथलू और जगिहस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? उथलू और जगिहस ये किस जनजाति के वर्ग हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर जनजाति का ये वर्ग है। और बिरहोर जनजाति के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए। ये जो बिरहोर, और भी सभी आप जानोगे दोस्तों, एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जो बिरहोर जनजाति है, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है झारखंड जीके का, आप आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर एकदम मिनिमम खर्च में ये क्रैश कोर्स जैसे सीजीएल के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए, उथलू और जगिहस झारखंड के किस जनजाति का वर्ग है? बिरहोर। इसको जंगल का आदमी, बिरहोर को जंगल का आदमी कहा जाता है। यह भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्न में से वो कौन सी जनजाति है जिनको हम लोग जंगल के आदमी के नाम से जानते हैं? तो बिरहोर, बिरहोर, बीर मतलब जंगल और होर मतलब आदमी। क्लियर है? बिरहोर ये उसमें इसके जनजाति के वर्ग है उथलू और जगिहस। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? आपको ये भी आंसर कर सकते हो, वो कौन सी जनजाति है जो बुनकर जनजाति है, वो अच्छा बुनाई करती है, कपड़े के काम करती है। चलिए, क्या कौन सी जनजाति हो गई? अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, चीक बड़ाई। चीक बड़ाई जो कबीला है इससे संबंधित है। 2 क्वेश्चन और करा पाऊंगी दोस्तों, थोड़ा सा। चलिए, और कितना देर और क्लास लूं, आप ही बताओ। क्लास तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा देर चला है, कुछ ही देर चला है, तो लंबा क्लास लेना है, एसी चला देते हो, गर्मी लग रही है बहुत। और पानी भी पी लेते हैं, चलिए पानी भी है यहाँ। दो मिनट बस ब्रेक दीजिएगा। गुड इवनिंग। कुछ प्रश्न आप लोगों के होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। 2 मिनट का मैंने ब्रेक लिया है, मुझे लग रहा था क्लास नहीं ले पाऊंगी, लेकिन नहीं, धीरे धीरे मुझे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है। हाँ, 40 क्वेश्चन कराना है 40 क्वेश्चन। चलिए, अभी हम लोग 23 पे हैं। देखिए, झारखंड में एक जनजाति है जिसका नाम है चीक बड़ाई जनजाति। कौन सी? चीक बड़ाई। कपड़ा बुनने में ये काफी इनको, मतलब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कौन सी जनजाति है जो बांस का सामान बनाती है, वो कौन सी जनजाति है जो लोहा गला करके औजार बनाती है, वो कौन सी जनजाति है जो कपड़ा बुनती है। तो कपड़ा बुनने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये चीक बड़ाई जनजाति है, ये बुनकर जनजाति है। ये प्रत्येक गांव में पाई जाती है झारखंड के। झारखंड में ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे?
तो रांची में मिलेंगे, गुमला में मिलेंगे, सिमडेगा में मिलेंगे ये सभी। तो आपको दक्षिणी छोटा नागपुर जो है यहाँ पर आपको मिलेगा, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में रांची, गुमला, सिमडेगा। तो यहाँ पर जनजातियों का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस का फायदा, पॉपकॉर्न अभी आया है, क्योंकि देखिए मेरा ब्लड प्रेशर जो है बहुत लो है, तो बहुत इतने लो ब्लड प्रेशर में थोड़ा खड़ा रहना पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नमक वाला चीज मुझे हर थोड़ी थोड़ी के बाद लेना लगता है कि जरूरत है मुझे। चलिए, तो जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ये जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है। कौन से वर्ग में? 2 वर्ग में। एक तो वर्ग होता है बड़ गौड़ी और दूसरा होता है छोट गौड़ी। बड़ गौड़ी का मतलब होता है बड़ जात और छोट गौड़ी का मतलब होता है छोट जात। और इनमें कुछ प्रमुख गोत्र हैं, जैसे तनरिया, खंबा, तजना, ये सब इसके कुछ प्रमुख गोत्र हैं। और कपड़ा बुनने का ये खास करके ये काम करते हैं। तबियत थोड़ी ठीक है पहले से। चलिए, अब अगला प्रश्न है, ये नृत्य से है। गुरु केदारनाथ साहू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? केदारनाथ साहू का गुरु केदारनाथ साहू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो ये छऊ नृत्य से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, छऊ नृत्य। झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य छऊ नृत्य। इसके अलग अलग भाग हैं, जैसे कि मयूरभंज छऊ। आपको ये बताना है कि ये जो मयूरभंज छऊ है ये किस राज्य में, राज्य का नाम बताइए। फिर दूसरा है पुरुलिया छऊ, ये किस राज्य में है? पुरुलिया छऊ। तीसरा है कौन सा? मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ और सरायकेला छऊ। सरायकेला छऊ, सरायकेला जो है वो झारखंड में। झारखंड में किस तरफ? देखिए इस वाले एरिया में सरायकेला। और एकमात्र ऐसा जिला जो कि पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा साझा कर, कहने का मतलब है कि पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा लगाने वाला एकमात्र ऐसा जिला यह है सरायकेला खरसावां। और नहीं तो बाकी 2 राज्यों के साथ यह सीमा लगाता है, एक है ओडिशा और एक है पश्चिमी सिंहभूम। सरायकेला भी ओडिशा के साथ सीमा लगाता है और ये पश्चिमी सिंहभूम कह रहा है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ भी सरायकेला खरसावां जो है ये सीमा लगाता है। और यहीं से छऊ नृत्य का उद्गम हुआ है, यहीं से छऊ नृत्य निकला है। और इसी से संबंधित है गुरु केदारनाथ साहू, इसी से इन्हीं से संबंधित है। जी बिल्कुल, पुरुलिया जो है ये पश्चिम बंगाल, मयूरभंज ओडिशा, सरायकेला छऊ झारखंड। बिल्कुल सही आप लोगों के आंसर है। चलिए, तैयारी आप लोगों की अच्छी हो रखी है। थोड़ा सा गुरु केदारनाथ साहू के बारे में हम लोग जाने। देखिए, गुरु केदारनाथ साहू जो हैं ये सरायकेला शैली के छऊ कलाकार थे और इन्होंने राष्ट्रीय छऊ नृत्य केंद्र का निदेशक भी रह चुके हैं। गुरु केदारनाथ साहू के उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण 2005 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, 2005 में। और आपको अभी बताना है कि 2022 में पद्मश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 2022 में किसे मिला है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है क्या? विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। विनोद बिहारी महतो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चयन करना है। विनोद बिहारी महतो को प्यार से लोग बाबू कहते थे। असत्य जो गलत है उसको बताना। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष थे। इन्होंने खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और इनमें से सभी कथन असत्य हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी यही गलत है, ये वाला गलत है, बाकी के सभी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम गठन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। और संस्थापक सदस्यों में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन ये सभी थे। 1973 ईस्वी में जेएमएम का। और डेट कौन सा था? फरवरी, 4 फरवरी ना।
डेट बताइएगा कि किस डेट पर जेएमएम का गठन हुआ। तो इसी में इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जेएमएम के पहले अध्यक्ष कौन बनाए थे, जो बनाए गए, ये थे विनोद बिहारी महतो। कौन थे, विनोद बिहारी महतो। और इसके महासचिव किसको बनाया गया था, तो जेएमएम का जो महासचिव बनाया गया था, जो पहले महासचिव थे, ये आपके चाचा जी शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, इनको झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला महासचिव बनाया गया था। पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बने थे। 1973 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। डेट था 4 फरवरी। कौन सा डेट था, 4 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। विनोद बिहारी महतो को प्यार से लोग बाबू कह के पुकारते थे। और भी इनसे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो फैक्ट है कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी, वर्ष था 1969। शिवाजी समाज के संस्थापक थे विनोद बिहारी महतो। कौन थे चलिए, विनोद बिहारी महतो जो थे वो उन्होंने शिवाजी समाज, अब शिवाजी समाज आखिर गठित कैसे हुआ, बना कैसे आखिर ये समाज, तो चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए हुआ क्या था कि जो कुर्मी समाज के लोग थे उधर संथाल परगना वाले क्षेत्र में, जो कुर्मी समाज के लोग थे, उनको जनजातीय संगठन से वैसे कोई लोग जिनको अलग कर दिया गया था, तो वो लोगों का एक संगठन बनाया गया ताकि कुर्मी समाज का उत्थान किया जा सके, इनका सामाजिक मतलब उत्थान किया जा सके और इनकी परंपराओं को संभाला जा सके, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। इसी के लिए शिवाजी समाज की स्थापना की गई। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये यही थे विनोद बिहारी महतो। 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे ये। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष भी थे। और टुंडी विधानसभा, एक टुंडी आंदोलन भी था दोस्तों, आपको याद होगा टुंडी आंदोलन के बारे में। इसके बारे में आप बताइएगा कि क्या आप टुंडी आंदोलन के बारे में जानते हो कि नहीं। टुंडी विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। प्यार से लोग इनको बाबू कहते थे। टुंडी आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, उस आंदोलन के बारे में मैं पढ़ाऊंगी आपको। संथाल विद्रोह को कुचल देने के बाद, चलिए संथाल विद्रोह ये हुआ कब था, वर्ष 1955-56 में संथाल विद्रोह। जब इस विद्रोह को कुचल दिया गया, 30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना कर दी गई। 1855, माफ कीजिएगा 1855, 1955 नहीं, गलती से मैंने बोल दिया, 1855 में संथाल विद्रोह। अब 30 नवंबर को संथाल परगना का गठन हो गया। 1855 में हुआ था, संथाल परगना बना था। इसके पहले जिलाधीश कौन बनाए गए थे, किसको पहला जिलाधीश कौन बना था, 1855-56, बिल्कुल सही है। चलिए गुड इवनिंग आप सभी को। तो एशली ईडेन को पहला जिलाध्यक्ष बनाया गया था। और ये वही समय है दोस्तों 1855 का, जब संथाल विद्रोह में विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में मोटिलो टावर की स्थापना की गई थी। तो मोटिलो टावर का शहर किसे कहा जाता है, तो मोटिलो टावर का शहर पाकुड़ को कहा जाता है। और पाकुड़ में संथाल विद्रोह से विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेजों ने मोटिलो टावर की स्थापना की थी पाकुड़ में। और संथाल परगना जिला बनाया गया था, संथाल परगना क्षेत्र बनाया गया था 1855 में। और इसके पहले जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, जिलाधीश बनाए गए थे एशली ईडेन। क्या नाम था इनका, एशली ईडेन, बिल्कुल सही आप लोगों के आंसर है। चलिए तेजस्विनी योजना, 27 नंबर क्वेश्चन है। तेजस्विनी योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन का आपको, असत्य कथन का आपको चयन करना है। किस योजना से संबंधित, तेजस्विनी योजना से संबंधित। देखिए इस योजना में कुल लागत लगा था $90 बिलियन और $60 मिलियन की सहायता राशि विश्व बैंक के द्वारा प्रदान की गई। कुल लागत $90 बिलियन है तेजस्विनी योजना में, लेकिन इसका $60 मिलियन कौन दे रहा है, तो ये सहायता राशि विश्व बैंक की तरफ से आ रहे हैं। इस योजना के तहत 14 से 17 वर्ष की जो किशोरी हैं और 24 वर्ष तक, 14 से 17 वर्ष तक की किशोरी और 24 वर्ष तक की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण इस योजना के तहत दिया जाएगा, तेजस्विनी योजना।
योजना का संचालन राज्य के 17 से 24 जिलों में किया जाना है। तो आप क्या ये कथन सभी सत्य हैं? तो आपको इसका आंसर करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा? कोई ए कह रहे हो, कोई बी कह रहे हो, असत्य कथन आपको चयन करना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 90 बिलियन डॉलर है, 60 मिलियन डॉलर सहायता राशि वर्ल्ड बैंक देगी। तो यही वाला कथन जो है असत्य है। तो किस तरीके से असत्य है? क्योंकि ये 60 मिलियन डॉलर नहीं दे रही है विश्व बैंक, 68 मिलियन डॉलर ये जो है सहायता राशि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। 68 मिलियन डॉलर सहायता राशि वर्ल्ड बैंक जो है वो देगी। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ज्ञानोदय योजना, देखिए इस योजना का आरंभ 12 सितंबर 2017 में किया गया। यह योजना नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आरंभ किया गया। विद्यालय के कार्यों और परिणाम के आंकलन के लिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। सभी कथन सही है। 28 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये योजना नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा आरंभ की गई है। यही जो है आपको असत्य चुनना था, तो ये कथन गलत है। बाकी के सभी कथन जो है ये सही है। ज्ञानोदय योजना से संबंधित थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए ज्ञानोदय योजना झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा शुरू की गई थी, ना कि नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, जिसको GEL चर्च के नाम से या फिर मिशन के नाम से जाना जाता है, GEL, तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस वर्ष इनका आगमन भारत में हुआ था। झारखंड में कब ये पहुंचे थे? देखिए वर्ष तो था 1845, कॉमन है यहाँ पर दोनों, 25 दिसंबर और 2 नवंबर। तो आपको इसी में से आंसर करना है कि किस वर्ष ये पहुंचे थे, किस डेट बताना है। तो ये डेट था GEL मिशन जो है 2 नवंबर 1845 को ये झारखंड पहुंचा था दोस्तों। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं। ये देखिए 4 सदस्य जो थे, 4 धर्म प्रचारक झारखंड आए थे और इनका आगमन हुआ था 1845 में। रांची आए थे। ऐसा नहीं था कि ये रांची जाने के लिए निकले थे, ये वर्मा जाने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारण से ये रुके थे यहाँ पर और कलकत्ता से फिर वो छोटा नागपुर में आए और यहाँ पर इन्होंने GEL मिशन की स्थापना की। ईसाई मिशनरियों के आगमन का ये पहला चरण था, जिस समय में गॉस्नर मिशन जो था वो झारखंड आया था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। होड़ संवाद पत्रिका के प्रथम संपादक किस स्थान से, पहला संपादन कहाँ से किया गया था? होड़ संवाद पहला प्रकाशन इसका किया गया था दोस्तों देवघर से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम सही है। होड़ संवाद का पहला प्रकाशन देवघर से किया गया था। ये वही देवघर है दोस्तों जहां पर सावन का मेला लगा हुआ है। सावन का मेला कितने दिनों तक चलता है? श्रावणी मेला कितने दिनों तक चलने वाला मेला है? श्रावणी मेला 1 माह तक, 1 माह तक ये मेला चलता है। और इसकी खासियत ये है कि जितने भी कांवड़िया होते हैं जो जलाभिषेक करने के लिए ये आते हैं देवघर में, उनके सभी के कपड़ों के रंग एक जैसे होते हैं। सभी गेरुआ रंग के कपड़े पहन के आते हैं इस मेला में और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, सुल्तानगंज से जल भरते हैं और देवघर में बैजनाथ धाम भी जिसको बुलाते हैं, बैजनाथ मंदिर में जाकर के वो जलाभिषेक करते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए अगला, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं होड़ संवाद पत्रिका के बारे में। देखिए होड़ संवाद पत्रिका सबसे पहले 1947 में देवघर से शुरू हुआ, बाद में ये दुमका से प्रकाशित होने लगा। और दुमका वही बसंत सोरेन वाला, बसंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यही दुमका है। इस पत्रिका का संवाद डोमन साहू समीर के द्वारा किया गया था। संथाली भाषा साहित्य पर केंद्रित ये पत्रिका है। ये है होड़ संवाद, डोमन साहू समीर के द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत हुई थी देवघर से, लेकिन दुमका से भी इसका प्रकाशन होना शुरू हो गया था।
हाँ, भगवा रंग के कपड़े ये लोग पहनते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा पर्व धांगरों की विदाई का पर्व है? जो कृषक मजदूर होते हैं, जो खेती में सहायता करने के लिए आते हैं, उनकी विदाई का पर्व कौन सा है? जब वो जाने लगते हैं तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये माघे होगा या माघे पर्व होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए इस पर्व में क्या होता है। देखिए होता क्या है झारखंड में कि जब धान की बुआई होती है, क्या आप लोगों के यहाँ धान की बुआई शुरू हो गई है? यस और नो में आंसर कीजिएगा, क्योंकि धान की बुआई इसी जून जुलाई में होती है। अच्छी वर्षा जिस साल होती है तो धान की बुआई शुरुआत हो जाती है। क्या आपके गांव घर में धान की बुआई की शुरुआत हो गई है? आप लोग आंसर कर दीजिएगा कि आपके यहाँ धान की बुआई शुरू हो गई है। चलिए, इस पर्व में क्या होता है, धान को क्या किया जाता है? हमारे झारखंड में जब पर्व की शुरुआत होती है तो इसी धान बुआई से शुरू हो जाते हैं। धान को बोने का एक पर्व होता है। धान जैसे जैसे बढ़ता है तो इसमें रोग न लगे, तो उस रोग से बचाने के लिए पर्व मनाया जाता है। फिर अच्छी बारिश होए, इसके लिए पर्व मनाया जाता है, जिससे धान की खेती अच्छी हो। यस, नो 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 ज्यादा आंसर है, ज्यादातर आंसर है नहीं शुरू हुई है, धान की बुआई अभी नहीं शुरू हुई है, बारिश बहुत लेट से हो रही है। रांची में तो बारिश अच्छी फिर भी हो जा रही है, और भी जगह जब मैंने पता किया है बहुत कम बारिश हो रही है इस बार। तो जब धान पक जाता है और धान को काट लिया जाता है, पकना काटना सब समय में त्योहार मनाया जाता है। और जब धान कट गया तो नेहान खा भी लिए, चढ़ा भी लिए, देवता पितर को, पूर्वजों को सब चढ़ा भी लिया गया। उसके बाद जो कृषि कार्य में जो मजदूर काम में लगे हुए थे, अब उनके विदाई करने का समय हो जाता है। तो इससे संबंधित जो पर्व मनाया जाता है ये माघे पर्व होता है। जो तय पहले से रकम होती है कि हाँ इतना मैं रुपया दूंगा, तो तय रकम चुका दिया जाता है और गुड़ पिठा दे करके उनकी विदाई कर दी जाती है। ठीक है, नहीं धान की बुआई अभी नहीं शुरू हुई है मेरे तरफ भी। माघे पर्व या माघे पर्व माघ महीना में मनाया जाता है। माघ माह तक कृषि मजदूर या खेतिहर मजदूर, जिसे धांगर कहते हैं, वो सारे काम समाप्त कर लेते हैं, इसलिए त्योहार को धांगरों की विदाई का पर्व कहा जाता है। चलिए, नागवंशावली के अनुसार वासुदेव राय मंदिर पुरांबे ग्राम, वासुदेव मंदिर कहाँ है? पुरांबे ग्राम। और पुरांबे ग्राम कहाँ पर है? तो गुमला में। यहाँ पर वासुदेव राय की मूर्ति को नागवंशियों ने किससे पराजित कर, किससे वो लोगों ने जीता था, किसको हरा करके ये वासुदेव राय की मूर्ति जो थी जीती थी, जो कोराम्बे में है। और कोराम्बे कहाँ पर है? तो गुमला में है। और यहीं पर टांगीनाथ का भी मंदिर है, अंजनग्राम का मंदिर है, नवरत्नगढ़ का किला आपको मिलेगा, गुमला में है। गढ़वा में बारिश नहीं हो रही है, अंसारी जी बोल रहे हैं गढ़वा में बारिश नहीं हो रही है। बिहार में भी बारिश नहीं हुआ, गढ़वा बिहार में फंसा हुआ है, बिहार में भी बारिश बहुत कम है। पलामू के चेरो, पलामू के रक्सेल और सिंहभूम के ढाल या रामगढ़ नरेश को किसको हराया था इन्होंने और इससे जीता था? तो पलामू के रक्सेल, इसी से ये वासुदेव राय की मूर्ति। देखिए रक्सेल एक मतलब क्षेत्रीय राजवंश थे, इन्हीं को अपदस्थ करके चेरो वंश की स्थापना हुई थी। और चेरो वंश के प्रतापी राजा कौन थे? तो आपको बताना है, चेरो वंश के प्रतापी राजा मेदिनी रॉय थे, मेदिनी रॉय। इनके काल को चेरो का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? कंसजोर जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिला से है दोस्तों? तो ये भी हो जाएगा गुमला। गुमला झारखंड में कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर किया है। लातेहार में भी नहीं हो रहा है और गढ़वा में भी बारिश नहीं हो रही है, लातेहार में भी बारिश नहीं हो रही है। गुमला, गुमला कहाँ पर है दोस्तों? इस वाले एरिया में झारखंड के गुमला है। यहीं से शंख नदी का उद्गम स्थल है, शंख नदी यहाँ से निकलती है। और यहीं पर कंसजोर जलाशय परियोजना है गुमला में। मड़ुआ कैसा फसल है दोस्तों? मड़ुआ की रोटी, मड़ुआ का आटा आप लोग खाते होंगे, बहुत पौष्टिक होता है दोस्तों।
मड़ुआ निम्न में से किस प्रकार का फसल है? क्या खरीफ फसल में आता है, रबी फसल में, जायद फसल में, इनमें से कोई? मोटा अनाज में आता है दोस्तों। तो मोटा अनाज जो है वो किस में आता है? तो ये जायद फसल में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप इन कथन पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? झारखंड सीजीएल विथ स्मृति मैम आपने अपना नाम ही रख लिया है, झारखंड एसएससी सीजीएल, झारखंड सीजीएल विथ स्मृति मैम। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बारामसिया गर्म जल कुंड पाकुड़ जिला में स्थित है। किस जिला में? धन्यवाद, आपको बहुत खुश हुई मैं बारामसिया गर्म जल कुंड कहाँ पर है? तो ये पाकुड़ जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है, एकदम सही। रानी बहल गर्म जल कुंड मोर नदी पर दुमका में स्थित है। रानी बहल दुमका में, ये गर्म जल कुंड है दोस्तों। लाडला उदा गर्म जल कुंड पाकुड़ में है, बेरू नदी पर। और शिवपुर सोता गर्म जल कुंड पाकुड़ में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। आपको सब मतलब इसमें गलत कथन का पहचान करना था, इसमें से कोई गलत नहीं है, सभी सही है। छतरा में वर्षा नहीं हो रही है। देखिए 3 जगह का तो रिपोर्ट आ गया। गढ़वा में बारिश नहीं हो रही है, लातेहार में बारिश नहीं हो रही है, चतरा में बारिश हो रही है। बारिश नहीं हो रही है चतरा में, और रांची में हो रही है दोस्तों बारिश। चलिए, निम्न कथनों में से असत्य कथन, गलत कथन का चयन करना है। तो ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है। फिर लावा के बहने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। मैंने बताया था ज्वालामुखी के लावा के उद्गार से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। साहेबगंज का जो उत्तर, देखिए ये साहेबगंज, ये वाला एरिया साहेबगंज, इसका उत्तर पूर्वी, और पाकुड़ जो है इसका पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है। और इनमें से कोई नहीं, असत्य कथन आपको चुनने हैं। तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है, यही गलत है। 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है, बिल्कुल सही। कंचन कुमारी जी बिल्कुल सही है। कांके में बारिश नहीं हो रहा है, कांके तो रांची में ही है ना। अभी नहीं हो रही है बारिश, लेकिन कल तक तो बारिश हुई ही है, आज बारिश नहीं हो रही। समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 मीटर है, लगभग 3000 फीट। राजमहल ट्रैप का निर्माण लावा के बहने का कारण हुआ था। और साहेबगंज का जो ऊपरी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग इसी जमाव का परिणाम था। पार्श्वनाथ का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? पार्श्वनाथ पहाड़ जो है इसका निर्माण कैसे चट्टानों से हुआ है? हजारीबाग में भी बारिश नहीं हो रही दोस्तों। चलिए, पार्श्वनाथ पहाड़ का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हो रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, पायरोक्सिन ग्रेनाइट, इस प्रकार की चट्टानों से। और जो पार्श्वनाथ का पहाड़ है दोस्तों, ये विंध्यन क्रम का भाग है, विंध्यन क्रम का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके कहने पर टाना भक्तों को मांस खाने के कारण, जो टाना भगत थे इनका अलग ही तरह का परंपरा, जीने का तरीका सब कुछ बिल्कुल अलग था। तो किसके कहने पर टाना भक्तों के मांस खाने के कारण टाना भक्तों के 2 वर्ग बन गए थे? टाना भक्त का कितना वर्ग बन गया था? सुलेखा पन्ना जी, गुड इवनिंग आपको सुलेखा पन्ना जी। अब टाना भगत के 2 वर्ग बन गए थे, एक वर्ग और दूसरा वर्ग। एक वर्ग ऐसा था जो मांस नहीं खाता था, मांस नहीं खाता था, और एक वर्ग जो था वो मांस खाता था। जो मांस नहीं खाता था इसको क्या कहते थे? जुलाहा भगत। और जो मांस खाते थे उस मांस नहीं खा जो मांस खाते थे उसको जुलाहा भगत, और जो मांस खाते थे उसको अरुआ भगत के नाम से जाना जाता था। तो देवमनिया भगत, जतरा भगत, शिबू भगत, बलराम भगत, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है, शिबू भगत। क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल शिबू भगत।
तो ये टाना भक्तों के मांस खाने के कारण दो वर्ग बन गए थे। किसके कहने पर? तो शिबू भगत के कहने पर। कौन से दो वर्ग बने थे ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, भूमिज विद्रोह के तत्कालिक कारण निम्न में से क्या थे? जो भूमिज विद्रोह हुआ था, क्यों हुआ था? जमींदारों की जमीन को कंपनी ने हड़प लिया था, घटवालों के द्वारा बढ़े हुए कर को न चुकाना, या फिर 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बड़ा भूम राज्य के दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के हाथों क्रूर हत्या कर दी गई थी। आखिर ये जो भूमि विद्रोह है इसका कारण आपको बताना है कि इसका क्या कारण था। कारण बताना है, तत्कालिक कारण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, माधव सिंह की हत्या गंगा नारायण ने कर दी थी और ये हुआ था 26 अप्रैल 1832 को। ये तत्कालिक कारण बना था भूमिज विद्रोह का। अब लास्ट क्वेश्चन है ये, अंतिम क्वेश्चन। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम और एक और कोई संस्थान, वो कौन सी संस्थान है जिसके बीच में MOU हुआ? किसके बीच में हुआ? तो ये था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है 40 का ये बिल्कुल सही है। तो इनके बीच में MOU हुआ है झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए। क्लियर है? चलिए, आपका टारगेट हुआ कंप्लीट। 40 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, GSSC CGL के मॉडल क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। क्लियर है? कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। झारखंड जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। सुबह में 9 से 10 और मैथ का फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। सुबह में 7 बजे से संदीप सर का क्लास है। सुबह 7 बजे से फाउंडेशन बैच है मैथ के। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आपके काम आएंगे। संदीप सर का मैथ जो है आप आकर के ले सकते हो। क्लियर? अंसारी जी, रहने दिया जाए। चलिए, क्लास कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था कि नहीं? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे। चलिए, झारखंड CGL विद स्मृति मैम, बिल्कुल अगला कल आप लोग आ जाइएगा। 40 क्वेश्चन फिर मैं आपको कल कराऊंगी। आप अच्छा, लक्ष्मी कुमार जी आप कह रहे हो बहुत दिन के बाद आज आपके गांव में बारिश हुई है। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा स्वस्थ हूँ, पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ। धुरीना ऐप पर बहुत ही जल्द GSSC CGL के लिए, क्योंकि टारगेट कर लिया गया है कि अगर 21 अगस्त को आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आप टारगेट करके आपके एग्जाम के पहले आपने जो, अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो CGL के कोर्स ले लीजिएगा। बहुत जल्दी इसकी 2 दिन के बाद, 2 दिन और वेट कीजिए, आ जाएगा इसका ऑफर। चलिए, ओके बाय, टेक केयर। चलिए, वैद्यनाथ मैं तो जी बहुत दिन के बाद मैं आज क्लास ली हूँ। पलामू में अकाल की स्थिति है। अपू तिवारी जी, आपका कहना है? देखिए, ये टेस्ट का मार्केट में बुक आ रहा है, प्रैक्टिस सेट, तो आप ले लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नहीं है, टेस्ट पेपर है। आपको पता है कि यहाँ पर मैं टेस्ट लेती हूँ, तो ये टेस्ट मैं हार्ड कॉपी के रूप में मार्केट में लेकर के आ रही हूँ। अमेजन पे मैं डाल दूंगी, ऑनलाइन आप ले लीजिएगा। ठीक है? ठीक है। JPSC का क्लास 3 बजे आ जाइएगा। 3 बजे से डेमो क्लास के लिए, JPSC के डेमो क्लास के लिए शाम के 3 बजे आप लोग आ जाइएगा। मंडे टू थर्सडे कभी भी आप आ सकते हैं शाम के 3 बजे डेमो क्लास के लिए। JPSC का बैच स्टार्ट हो गया है, 2 दिन अभी हुए स्टार्ट हुए। डेमो क्लास आप लोग लीजिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेस्ट संडे को होगा। टेस्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है, मैं नोट कर लेती हूँ। टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी 9905917516। न्यू टेस्ट सीरीज है, न्यू, बिल्कुल नया।
299 10 टेस्ट किसका, JSSC का। और ये कौन सा, पेपर 3 का। ये ऑनलाइन की मैं बात कर रही हूँ, ऑफलाइन आइएगा तो 599। पेपर 3 का टेस्ट है 10 टेस्ट, आप ले लीजिए। नागपुरी कोटा का भी टेस्ट मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, मैं डिटेल दे दूँगा। ओके बाय, टेक केयर, आप सभी अपना ख्याल रखेंगे।